सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है अपराध। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी के नायक ने अपनी कमजोरियों और शरारतों को छिपाने के लिए कई बार अपने बड़े भाई को दोषी ठहराया। माता पिता ने हर बार बड़े भाई को दंडित भी किया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसे यह महसूस हुआ कि अनजाने में वह बड़ी भारी भूल करता रहा है, तब उसके पश्चाताप की कोई सीमा ना रही। तो बच्चों, इस कहानी में जो नायक है वो अपनी कमजोरियों और शरारतों को छिपाने के लिए हर बार वो अपने बड़े भाई को दोषी ठहराता था। तो माता पिता हमेशा किसको डांटते थे? बड़े भाई को डांटते थे, हमेशा उसी को दंडित करते थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसे महसूस होता है कि वो अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रहा था। फिर अंत में उसे क्या होता है? पश्चाताप होता है। तो इसी के साथ हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। भूसे से नारियल और ईंट तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। तो यहाँ पे बच्चों वो क्या बता रहे हैं कि जब वो खेलने जाते थे तो वो अपने भाई के साथ साथ पीछे लग जाते थे। तो उनका जो भाई है वो क्या है? बचपन से ही अपाहिज था, क्योंकि उनके एक पैर में पोलियो हो गया था। तो लेकिन वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे और वे आसपास के सभी गांवों में सबसे अच्छे तैराकी थे, यानी कि उन्हें तैरना बहुत अच्छे से आता था और पंजों की लड़ाई में उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। भूसे से नारियल तोड़ देते थे, ईंट तोड़ देते थे, और जबकि जो लेखक है वो बहुत ज्यादा दुबले पतले थे और कमजोर चिड़चिड़े थे। इसलिए उन्हें अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, और उनके बहुत सारे दोस्त थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कुछ नहीं कहते थे। जहां तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी भी नहीं मारा। तो बच्चों, अब वो क्या बता रहे हैं कि जब भी वो खेलते थे तो छोटा होने के कारण वो अकेले पड़ जाते थे, तो भाई आकर उनकी मदद करते थे। तो जोड़ी और पाली वाले खेले में वो हमेशा अपने भाई को अपने साथ रखते थे। कोई दूसरा उन्हें लेकर कभी भी पाली में शामिल नहीं होता था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वो हार जाएंगे। तो इसलिए उनके भाई जो थे वो हमेशा उन्हें अपनी पाली में रखते थे, अपनी तरफ रखते थे। और अक्सर भाई जो थे वो उनकी वजह से हार भी जाते थे, फिर भी वे उनसे कुछ भी नहीं कहे। जो उनके बड़े भाई है वो उनसे कभी भी कुछ भी नहीं कहते थे और उन्हें डांटते भी नहीं थे। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती थी। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियां खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस समय की बात है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और भाई के साथ वो भी लेखक जो है वो खेलने गए थे। तो उस दिन बारिश हुई थी, लेकिन शाम को बहुत अच्छी धूप फैली हुई थी, तो यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे और लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां अपने हाथ में रखे हुए थे और पूरी ताकत से गुल्ली को सीधा मारा जाता था। फिर गुलाटियां जो है वो गुल्ली गुलाटियां खाते हुए गुल्ली जो है वो बहुत दूर तक जाती थी। मुझ में ना इतनी ताकत थी, ना मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली इतनी उतनी दूर तक पहुंचाता। जबकि वहां एक होड़, एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। तो बच्चों, वो खेलते खेलते वो जो खेल है
उसमें लोग इतना गुम हो गए थे कि सबको ये था कि किसकी गुल्ली बहुत दूर तक जाएगी। तो सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, क्योंकि इस खेल में कोई किसी की पाली में नहीं होता, कोई टीम नहीं होती है। सब क्या होते हैं, अकेले होते हैं और अकेले अपनी क्षमता दिखाते हैं। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहां नहीं हूँ। फिर क्या होता है कि अब जो उनके भाई हैं, वो पूरी तरह खेल में डूब चुके थे। वो धीरे धीरे अपने भाई से पिछड़ रहे थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था, तनाव हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, ज्यादा तेज से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे और वो उनको भी भूल चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो लेखक को कि जैसे वो धीरे धीरे भाई से छूटते जा रहे हैं। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो वहां पर नहीं है। और जो उनके भाई हैं वो जीतने लग रहे थे, तो उनका जो चेहरा था वो खुशी से उत्तेजित हो रहा था। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। अब जो लेखक है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने भाई को देखकर, क्योंकि उनका जो भाई है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो वो गुस्से में क्या करने लगे, गुल्ली को एक पत्थर पर पटकने लगे। तभी क्या हुआ, वो जो गुल्ली है वो पत्थर से टकराकर उनके सर पर लग गई और उनके सर जो है वो फूट गया था, उसमें से खून बह रहा था। तभी वो चिल्लाने लगे तो उनका भाई दौड़ा दौड़ा उनके पास आया और खेल उसी समय बीच में रुक गया। क्या हुआ, क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ नहीं दौड़ सकते थे। उन्होंने लंगड़ाकर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। अब जो भाई हैं, उनके जो भाई हैं वो उनके पास आए और फिर घबरा कर बोलने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ। मेरे माथे को हथेली से दबाने लगे, यानी कि उनके माथे को हथेली से दबाने लगे। और लेकिन उनमें, लेखक में अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो अपने इस गुस्से को शांत करना चाहते थे भाई को दंड देकर। तो उन्होंने क्या किया, भाई को झटक दिया और फिर गुस्से में ही घर की तरफ बढ़ने लगे। अब जो भाई हैं वो उन्हें मनाना चाहते थे, उन्हें उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके दाएं पैर में पोलियो था, तो उनके बराबर वो नहीं भाग सकते थे। तो उन्होंने जब भागने की कोशिश की तो लंगड़ाकर दौड़ने की कोशिश करने की वजह से वो गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लेखक है उनके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और उनकी पूरी कमीज खून से भीग चुकी है। उनके बालों में भी खून लगा हुआ है। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उनकी जो माँ है वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उनके पिताजी घबरा कर उनके चोट में क्या करते हैं, पाउडर डालने लगते हैं। फिर वो रोते हुए अपनी माँ को क्या कहते हैं कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है, तो वो झूठ यहाँ पर कहते हैं। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे अकेले। उनको आशंका हो गई होगी, वे डरे हुए रहे होंगे। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। तभी क्या होता है, उनके भाई घर पर आते हैं लंगड़ाते हुए अकेले। तो उन्हें आशंका हो गई थी कि सब उन पर शक करेंगे, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी भाई बार बार कहते हैं कि मैंने इसे नहीं मारा है, लेकिन पिताजी नहीं सुनते हैं। वो उन्हें दंडित करते हैं, उन्हें दंड देते हैं और भाई रो रहे थे और बार बार सच बोल रहे थे। और पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा इस समय, और उन्हें सजा भी मिली। मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी
और उनमें करुणा और कातरता थी, जैसे वे मुझसे याचना कर रहे हो कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उन्हें सजा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर भी सजा देते, मैं डर रहा था। तो यहाँ पे जो उनके भाई हैं बच्चों, वो उन्हें अभी भी देख रहे थे, याचना कर रहे थे। उनके चेहरे में नजर आ रहा था कि वो चाह रहे थे कि उनका जो भाई है वो सच बोल दे। लेकिन अब लेखक को क्या लग रहा था कि अगर मैंने सच बोल भी दिया तब भी उन्हें अब तो सजा मिल चुकी है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, तो उन्हें ऐसे इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना उन्हें संभव नहीं लग रहा था। अब क्या पता पिताजी उन्हें फिर भी सजा दे देते, तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। यह घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती हैं, याचना करती हुई सच बोलने की भीख मांगती है। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। तो अब इस घटना को बच्चों, बहुत पुरानी घटना है ये, बहुत वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनकी भाई की आंखें उन्हें अभी भी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो वो अभी भी उनसे याचना कर रही है, उनसे भीख मांग रही है कि वो सच बोल दे। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सजा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं है जिन्हें मैं यह बताऊं कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। तो जो लेखक है बच्चों, वो अपने अपराध की सजा मांगना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, लेकिन अब जो उनके माता पिता हैं वो जीवित नहीं है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किसको ठीक ठीक ये सारी बातें बता सकते हैं। फिर भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने यह घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं, वे इसे पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है। अब बच्चों, लेखक ने अपने भाई से भी इसका जिक्र किया था, इस घटना का जिक्र किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई ही उन्हें क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस झूठ का दंड भोगा था। लेकिन उन्होंने अपने भाई से इस घटना का जब जिक्र किया तो उनके भाई को ये घटना बिल्कुल भी याद नहीं थी, वो पूरी तरह इस घटना को भूल चुके। इस अपराध के लिए उन्हें कौन क्षमा कर सकता है, उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने क्या सीखा? अपने दोष को ढकने के लिए दूसरे को दोषी ठहराना अमानवीय है। कई बार एक भूल हमें अपनी ही नजर में पूरे जीवन लज्जित होने के लिए विवश कर देती है। तो बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी नजरें हमें जीवन भर के लिए लज्जित कर सके, यानी कि हम जीवन भर क्या रहे, खुद को दोषी महसूस करें। और कभी भी हमें अपने दोष को दूसरे के ऊपर नहीं ठहराना चाहिए, अपनी गलती का हमें खुद ही क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी गलती को हमें मानना चाहिए, यानी कि दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।